देखिए एग्जाम तो हर साल आते हैं। जी। हर साल कई लोग बैठते हैं, कई लोग पास कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपने मेहनत करी है, जी। दिल से मेहनत की है, तो आप उस परीक्षा में फेल हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। कानपुर में पिताजी लोहिया ट्रेड मिल में नौकरी करते थे, पर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों ने सब बदल कर रख दिया। मजबूरी में नौकरी छोड़कर पिता पंजाब लौटे। वो बिल्कुल भूला बिल्कुल। भी नहीं जाता, यही चीज है। सही सही सही। तो उसके बाद से तो धीरे धीरे फिर अपने आप को संभाला। मुफ्त में तो आज की डेट में कुछ नहीं मिलता है। जो जी। मुफ्त वाला जो कमाल करना, ये तो लोग भूल जाओ। जी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। जो ये ऐसा बोलते हैं, मैं तो उनको बोलूंगा एक बार जाके एग्जाम दे ले, उनको पता चल जाए कितना मुफ्त जी। में मिलता है। जी। आप जाइए, आप देके आइए, आप एग्जाम दे के आएंगे, आपको असफलता। आप अपने क्षेत्र में मतलब महाभारत लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, लेकिन दूसरे के क्षेत्र में जाके आप जाके एग्जाम दे के आइए और वहां पास कर जाइए बिना पढ़ाई के, और जी। बोलिए कि मुझे मुफ्त में नौकरी चाहिए, तो वो गलत चीज है। मुफ्त बिल्कुल। में तो कुछ नहीं मिलता। मैं 3 बार एसएसबी गया था, तीनों जी। बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। जी। जी। मेरे में कुछ तो कमी रही होगी, जो वहां से आया हूँ वहां तक पहुंचे, जी। कुछ तो था तो वहां तक पहुंचते, कुछ तो कमी रह गई जो वहां से वापस आ गई। नमस्कार, मैं सुस्मित सौरभ। कभी कभी जिंदगी किसी साधारण परिवार के बेटे को इतनी असाधारण यात्राओं पे ले जाती है कि वो खुद एक कहानी बन जाता है। पंजाब के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा, जिसका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर में। पिताजी लोहिया ट्रेड मिल में नौकरी करते थे, पर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों ने सब बदल कर रख दिया। मजबूरी में नौकरी छोड़कर पिता पंजाब लौटे और वहां फिलिप्स कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लड़के की पढ़ाई चंडीगढ़ में ही हुई। बचपन से ही कंप्यूटर से गहरा लगाव था उसे। पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना उसकी आदत और उसका शौक दोनों बन गए। बीएससी की पढ़ाई के दौरान ही एयरफोर्स में चयन हुआ। साल था 2004 और उसने बतौर टेक्नीशियन भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर ली। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए आसान राह नहीं चुनी थी। वर्ष 2008 में अचानक पिता का साथ छूट गया। बड़े बेटे होने के नाते घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आया। पिता के कर्ज, माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी सब विरासत में मिली। उसने बिना शिकायत सब फर्ज निभाए। फिर भी भीतर कहीं एक और जुनून पल रहा था, कंप्यूटर और आईटी का। उसने कभी हार नहीं मानी। वायुसेना में कठोर जिम्मेदारियों के बीच उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। एमसीए किया, एमएससी आईटी की पढ़ाई की और अपने सपनों को पढ़ाई से सींचता रहा। लगभग 20 वर्षों की लंबी सेवा के बाद उसने वायुसेना को अलविदा कहा। लेकिन देश सेवा की आग अब भी बुझी नहीं थी, बस उसका रूप बदल गया था। उसने पहले इंडियन बैंक में नौकरी की और वो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब में कार्यरत है। नमस्कार, एक सर्विसमैन डायरी में हमारे आज के मेहमान हैं श्री सुमित भारद्वाज जी, जो एक सैनिक रहे हैं, एक शिक्षक रहे, आईटी प्रोफेशनल रहे और आज एक बैंकर हैं। पर सबसे बढ़कर जो बात है, वो एक ऐसे इंसान हैं जो हर भूमिका में सिर्फ अपना फर्ज निभाना जानता है। सुमित जी, नमस्कार। नमस्कार सचिन भाई। एक आम हाँ धारणा जी। है उत्तर प्रदेश बिहार में रहने के दौरान कि चाहे फौजी हो या भारतीय वायुसेना का हो या नौसेना का हो या थल सेना का हो, बैंक की ओर ज्यादा जाना चाहता है, पता नहीं क्यों। और उनका यह मानना है कि बैंक की नौकरी जो है फौजियों को मुफ्त में बांट दी जाती है। कैसा है? मुफ्त में तो आज की डेट में कुछ नहीं मिलता है। जो जी। मुफ्त वाला जो कमाल करना, ये तो लोग भूल जाओ। जी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। जो ये ऐसा बोलते हैं, मैं तो उनको बोलूंगा एक बार जाके एग्जाम दे ले, उनको पता चल जाए कितना मुफ्त जी। में मिलता है। जी। आप जाइए, आप देके आइए, आप एग्जाम दे के आएंगे, आपको असफलता। आप अपने क्षेत्र में मतलब महाभारत लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, लेकिन दूसरे के क्षेत्र में जाके आप जाके एग्जाम दे के आइए और वहां पास कर जाइए बिना पढ़ाई के, और जी। बोलिए कि मुझे मुफ्त में नौकरी चाहिए, तो वो गलत चीज है। मुफ्त बिल्कुल। में तो कुछ नहीं मिलता। जी। हाँ जी। जी।
जाहिर सी बात है, आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो आपको मेहनत हाँ जी। करनी है, बिना मेहनत के आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक साथ आरआरबी, आईबीपीएस, एसपीआई जैसी सारी परीक्षाओं में चयन, इसे क्या मानते हैं? आपकी तैयारी, आपकी रणनीति, या फिर कुछ और? देखिए, एग्जाम तो हर साल आते हैं। जी। हर साल कई लोग बैठते हैं, कई लोग पास कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपने मेहनत करी है, जी। दिल से मेहनत की है, तो आप उस परीक्षा में फेल हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। अगर आपने दिल से मेहनत नहीं करी है, तो आप भूल जाओ, उस परीक्षा परीक्षा में पास कर जाओ तो वो आपकी किस्मत है। जी। किसी की किस्मत बुलंद होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल। पिछले एक साल से 2023 दिसंबर से लेके जी। 2024 दिसंबर तक लगातार जी। पढ़ते रहे, लगातार एग्जाम दिए हैं, कभी छोड़ा नहीं है। और मेरे जो मित्र रहे, मेरे जो सीनियर रहे, जितने भी फौज में रहे, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। जी। और उसमें आप भी थे, मैं आपको मेंशन करूंगा, पक्का है। आप भी थे प्रोत्साहित करने में, ठीक है। जी। तो ऐसा नहीं है कि सबने यही बोला कि नहीं, जब सब कर सकते हैं। हम लोग कभी ये नहीं देखे हैं कि 10 लाख में से 40 आदमी है तो कितना परसेंटेज पास हुआ, नहीं। हम ये देखते थे कि 40 आदमी कर गया तो हम भी कर सकते हैं, बस जी। इतना ही देखते थे, ज्यादा नहीं। जी। जी। वो बोलते थे कि 50 सीटें निकली हैं तो कोई बात नहीं, हमें एक ही चाहिए, हमें 50 नहीं चाहिए। जी। आपका लगाव कंप्यूटर से इतना अच्छा था, आपका मन लगता था उस क्षेत्र में, कंप्यूटर में काम करने में, फिर अचानक से वायुसेना से जुड़ाव क्यों? सुष्मित भाई, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस टाइम पे। जी। तो मैं शुरू से ही थोड़ा सा सेहत के मामले में कमजोर ही रहा हूँ। तो जैसे जी। हमारे पंजाब में, पंजाब हमेशा अग्रसर रहा है सेना में जाने के लिए। जी। तो मैं लोगों को देखता था जो सेना में जाना चाहते हैं ना, सुबह उठ के दौड़ना भागना बहुत मेहनत करते थे। मैं इतनी मेहनत कभी नहीं किया, जी। 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 मेरा जी। कभी ध्यान भी नहीं था उस साइड में। जी। तो लेकिन मेरे कॉलेज का क्लासमेट था, तो उसको जाना था। तो उसके चलते पिताजी बोले बोले तुम भी देख लो। तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है यहाँ पे। मैं जी। फिर भी गया, देखा वहाँ पे टेस्ट वगैरह जो हुए, उनको भी क्लियर किया। फिर फिजिकल टेस्ट भी क्लियर किया। जी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। पटियाला, जी। 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 पटियाला कैंपस में जो है हमारा सिलेक्शन हुआ था। जी। तो रैली में सिलेक्शन हुआ, तो दूसरे दिन हमारी दौड़ थी। जी। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इन सब मामलों में बहुत कमजोर था, दौड़ जी। वगैरह जी। में। जी। जी। तो जब वो दौड़ हो रही थी, तो बगल में 3 4 लड़के बैठे थे जी। जो डेली आते होंगे वहां पे। वो चौथे चक्कर में जब मैं हांफने लग गया, जी। जी। तो वो मुझे ऐसे मोटिवेट कर बोला, भाग ले तेरी जिंदगी बन जाएगी, भाग ले। तो मुझे लगा नहीं, ये क्या? कुछ तो है भाई, क्या जब बात इतना है! जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, कुछ तो है। जी। जी। फिर उसके बाद फिर हम एयरफोर्स में आए। तो एयरफोर्स में आके तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो अलग ही लेवल का है। जी। जो जी। मैं जी। सोच रहा था उससे तो बहुत ही अच्छा है। तो जी। उसके जी। बाद फिर आपको पता ही है, आपके साथ भी रहा हूं मैं। जी। जी। तो हमारा कार्य वहीं से शुरू हुआ है। जी। जी। हाँ, एक पहले जब रैली की बात आती है और रैली में दौड़ने की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में वही आर्मी की लाइफ, वही रिगरस ट्रेनिंग, वही रिगरस वर्क कल्चर, वही याद आता है। और फिर हम हर क्षेत्र के, चाहे वो वायुसेना हो चाहे नौसेना हो, सबके बारे में वही धारणा बना लेते हैं। जबकि उनके कार्य हाँ में, जी, हाँ कार्य जी। पद्धति में थोड़ा अंतर होता है। नहीं, अंतर तो होता है। जो आप शब्द यूज कर रहे हो ना, रिगरस वाला, ऐसा कुछ जी। नहीं है। जी। जी। रिगरस, जी। अगर आप मन लगा के किसी भी काम को मन लगा के करो, कुछ भी जी। रिगरस नहीं है। आप जी। जी। इंटरेस्ट के साथ करो, आपको कभी भी रिगरस लगेगा ही नहीं। आप लोगोगे कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जी। जी। तो उसमें मजा आता है। सैनिक की वर्दी और घर की जिम्मेवारी, दोनों ने आपको अलग अलग तरीके से अनुशासन सिखाया। आपके लिए कौन सा अनुशासन जब सबसे ज्यादा कठोर था? देखिए, अनुशासन की बात है तो अनुशासन जो है सेना की नींव है। जी। अनुशासन के बिना तो कुछ नहीं। तो जी। सेना का अनुशासन है, अगर उसी को हम जिंदगी में ले आए, तो हमें जी। कोई दूसरा अनुशासन सीखने की जरूरत है ही नहीं। जी। मेरा तो यही मानना है। जी। सेना का अनुशासन जो है, उसी ने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, ठीक है। और 20 साल जो हमने किया है, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे घर में कभी अनुशासन लगाने की जरूरत पड़ जाए।
जी मेरा परिवार मेरे साथ रहा, उनको पता है सेना में है, और मेरे साथ साथ उन्होंने अपने आप को ढाला। जी। तो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी घर में ऐसा अलग से अनुशासन लगाने के लिए। तो नहीं, वही जहाँ चलता बात रहा करते और वो। हैं कि एक समय रहा जब आप बचपन में रहे होंगे, पिताजी का अनुशासन, माँ का अनुशासन, जो भी अगल बगल के रिश्तेदार होंगे, उनका एक सपना, उनका उनकी एक सोच कि बच्चा हमारा इस तरह से अनुशासित हो, इस तरह से जीवन जिए। मैं उस अनुशासन की बात करना चाहता हूँ। और फिर वायुसेना की नौकरी के दौरान जो आप पर अनुशासन आरोपित किए गए, उन दोनों में क्या अंतर रहा? देखिए, जब माता पिता रहते हैं ना, तो बच्चे क्या है, वो अनुशासन नहीं सीखते, वो बेफिक्री सीखते हैं। जी माँ बाप का साया बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये तो हमें बाद में पता चला, जब मेरे जी पिताजी 2008 में चले गए। जी जी माँ जी बाप के कारण हमने जो जिंदगी, वो एक अलग ही लेवल का जुनून है। जैसे अभी हमारे भी आगे बच्चे हैं, वो भी जी अभी बेफिक्री हमारे ऊपर जी रहे हैं। ये साइकिल है, चलता रहता है। और दूसरा, जी जो जी माँ बाप चाहते थे, मेरे पिताजी जो थे ना, वो कभी ये नहीं चाहे कि मेरा बेटा ये बन जाए वो बन जाए, ऐसा कुछ नहीं। जी उनको बस ये था कि मेरा बेटा जो है मेरे से बेहतर बने। जी बस उनका ये था। उनको ये नहीं था कि किस फील्ड में जा रहा है, लेकिन वो चाहते थे कि हमेशा मेरे, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने से हमारा बच्चा जो हमसे बेहतर ही निकले। बिल्कुल तो वही बिल्कुल मेरे बिल्कुल पिता बिल्कुल। भी वही चाहते थे। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए जोर नहीं दिया कि आप इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ, नहीं, बोला जो जी अच्छा लगता है वो करो। जी। बस यही है। आप एयरफोर्स में जब नौकरी कर रहे थे, धीरे धीरे लगा जैसे जिंदगी अब अपने रास्ते पे आ रही है, चल रही है। फिर अचानक से पिताजी का गुजर जाना, उस क्षण को जब आप याद करते हैं तो आपके मन में किस तरह की भावनाएं आती हैं? भावना तो बहुत बुरी आती है। जी 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 वो जी एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। अभी मुझे ज्वाइन किए मुझे लगता 2 साल ही हुए थे। जी तो मेरा मेरे पिताजी के प्रति, मतलब जैसे बोलते हैं माता पिता में, जी मेरे पिताजी के प्रति ज्यादा ज्यादा लगाव था। जी जी मतलब उनके प्रति इतना लगाव था कि जब हम नए नए गए थे, तब ये नोकिया के फोन नए नए आए थे पहली जी बार। जी बिल्कुल बिल्कुल दो हजार बिल्कुल। पाँच दो जी हजार पाँच में छोटे छोटे। तो अब हुआ ये कि मेरे पिताजी का डेली फोन आता था, डेली। उनका फोन आने, जिस दिन नहीं आया उस दिन मैं घबरा जाता था। तो मैं, क्या बात होगी, पिताजी ने फोन नहीं किया। हालांकि मेरी मम्मी से कभी बात नहीं होती थी ज्यादा, लेकिन पापा से तो जरूर होती थी। जी 2008 में जब एक दिन हुआ तो फोन नहीं आया। मैंने फोन किया घर पे, तो हम्म। बोल रहे पापा बाहर गए हैं। मैं कहा, बाहर गए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता फोन ना करें। जी दूसरे दिन जी भी जी फोन नहीं आया, तीसरे दिन भी फोन नहीं आया। जब 2-3 दिन हो गया तो मैंने मम्मी को पूछा कि क्या हो गया। ठीक है। जी 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 तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पापा 4 दिन पहले एडमिट हो गए। तो मैं कहा, आपको बताना चाहिए था। तो उस टाइम पे मेरा प्रमोशन एग्जाम चल रहा था, तो बोले जी प्रमोशन एग्जाम चल रहा था। तो पापा जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने बोला कि उसको मत बताना, नहीं तो वो एग्जाम छोड़ के आ जाएगा। जी 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 तो, तो उन्होंने बताया नहीं। फिर जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, मैं उसके बाद उसी हफ्ते गया था। जी लेकिन हमारा जाना और भगवान का जो जाना है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसको जैसा मंजूर। तो उसके बिल्कुल बाद चले बिल्कुल। गए। वो शायद मुझे ये है कि हमारे घर में जैसे जो भी अनुशासन जो चलता था, पिताजी का सिखाया हुआ है। जी और बहुत अच्छे तरीके से, हम कोई ज्यादा बड़े परिवार से नहीं आते हैं। हमारा यही था कि जो कमाया वही खाया। जी तो हमारे पास ये था कि जब कोई अलग से कुछ जिम्मेदारी आ जाती थी, तो थोड़ा सा अपने आप को कम करना पड़ता है। हालांकि ये चीज हमें बिल्कुल। कभी माँ बाप ने जताई नहीं, लेकिन ना हम भी समझ तो जाते थे। जी जी तो वही था। तो एकदम से ये जब जिम्मेदारियां आ गई, तो मैं भी एकदम से स्तब्ध हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना जी है। तो कुछ पता ही नहीं चला उस टाइम पे। वो जब क्षण याद करता हूँ, तो वो एक बुरे सपने की तरह है, बिल्कुल जिसको हम याद तो नहीं करना चाहते, लेकिन उसको भुला भी नहीं पा रहे। बिल्कुल वो बिल्कुल भूला भी बिल्कुल। नहीं जाता है, यही चीज है। सही सही सही। तो उसके बाद से तो धीरे धीरे फिर अपने आप को संभाला, माता बिल्कुल। जी को संभाला। उसके बाद परिवार है, भाई है। मेरा भाई जो है, वो मुझसे ज्यादा समझदार है, मुझसे छोटा है। जी तो जी मैं रादर ये नहीं कहूंगा कि मैंने भाई को संभाला, मैं ये कहूंगा भाई जी। ने मुझे संभाला है। क्या बात है। हाँ जी। हाँ, वो कहते हैं ना कि पिता है तो आंखों में सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो जाहिर सी बात है कि पिता का साया बड़ा ही मायने रखता है किसी के भी जीवन में, चाहे वो जो भी हो। हाँ, तो पिता का समय गुजर जाना जाहिर सी बात है कि दुखदाई होता है।
फौज में रहने के दौरान एसएसबी गए? मैं 3 बार एसएसबी गया था, तीनों जी बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। जी जी मेरे में कुछ तो कमी रही होगी जो वहां से आया हूँ, वहां तक पहुंचे जी। कुछ तो था, तो वहां तक पहुंचते कुछ तो कमी रह गई जो वहां से वापस आ गई। तो तीन क्या बार के अनुभव बाद मैं रहा? दोबारा नहीं। क्या अनुभव रहा पहले एसएसबी का? एसएसबी का, पहले एसएसबी का डर तो लगता है। देखिए, जब आप जाए ना, थोड़ा सा डर लगता है कि हम एक बड़े मंच पे जा रहे हैं। ठीक है, जी हम आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करें और वो किस तरह से हमें लेते हैं। हो सकता जी है कि हम जो बोले हैं वो गलत हो जाए, या उनके मापदंड के अनुसार ना चले। तो ये जी सब चीजें थोड़ी दिमाग में रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा बेफिक्री होके लेना पड़ता है कि जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी के दौर में, अभी आपका एग्जाम चल रहा है या अभी आपका कुछ भी चल रहा है, तो उसको आप पूरे मन के साथ दीजिए, पूरे इंटेलिजेंस के साथ दीजिए। ठीक है, जो आपके मन में आता है वो करिए, वो अपने आप भांप लेंगे। अगर आप सक्षम होंगे तो आप क्लियर कर जाएंगे, अगर आप सक्षम नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि आपके अंदर थोड़ी सी कमी है। इसको जी भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे जी अंदर जी। थोड़ी सी कमी होगी, अभी जो क्लियर नहीं कर पाया। नहीं तो अगर कमी ना होती तो मैं क्लियर कर लेता। कमी की बात अगर छोड़ दी जाए तो मुझे जहां तक लगा, जो मैंने समझा, एसएसबी वालों का कहना ये होता है, चाहे जो भी उनके आजकल कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, उनका कहना ये होता है कि एसएसबी एक ऐसा होल है जो कि न तो चौड़ा है न तो लंबा है, वो गोल है। और उसके हिसाब से आपको, अगर आप उसके ढले हैं या आपका पालन पोषण या व्यक्तित्व का विकास हुआ है, तो आप उसमें सफल हो पाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका चयन एसएसबी के लिए ना हो, वो कमी है उसमें या कुछ भी ऐसा इस तरह की भावनाएं उसको भरनी चाहिए। वो कुछ एक पैटर्न है उनका, उसी तरह के लोगों को लेते हैं। देखिए, हर जगह का, अब जैसे आप हैं, जी आप अभी यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, जी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जी आपका कुछ मापदंड है। जी कोई कंपनी है, उसका अलग से मापदंड है। जी कोई अगर दूसरे जैसे सेना में भर्ती है, उनका अलग से मापदंड है। तो अगर हम जा रहे हैं किसी चीज के लिए, अगर उनके मापदंड के अनुसार हम नहीं चलेंगे, जी। तो थोड़ा सा तो उनको लगेगा कि यहाँ नहीं, बिल्कुल। उनको भी आगे देखना है। क्योंकि जी जी। सेना एक जज्बा है, सेना नौकरी बिल्कुल नहीं है जो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल नौकरी के चलते हम जा रहे हैं। आपको जब फ्रंट में जाके खड़े होना पड़ेगा ना, तब आपको ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस परिवार से आता हूँ, मैं ये। आपको वहां बिल्कुल जो दिखाई देगा, आपको उसी टाइम डिसीजन लेके वहीं पे एक्शन लेना है। तो बिल्कुल। अगर वो बोलते हैं कि हमारे मापदंड के अनुसार आप सही नहीं बैठ रहे, तो सही बोल रहे हैं वो। जी जी जी। आपका रिटायरमेंट मुझे जहां तक मालूम है कानपुर से हुआ। जी जन्म भी आपका कानपुर में ही हुआ। जी। जाहिर सी बात है कि आपने पिताजी से, अपने माँ से कानपुर का जिक्र सुना होगा। जब आपका बिल्कुल पलायन हुआ या विस्थापन हुआ पंजाब की ओर कानपुर से, तो उस समय जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल, हम मुझे लगता है कि साल भर के भी नहीं होंगे, तो घटनाएं तो याद नहीं होंगी। फिर भी जी कानपुर में आना, वहाँ नौकरी करना, वही जगह जहाँ आपके पिताजी कभी लोहिया मिल में काम किया करते थे, तो जी। क्या अनुभव रहे, क्या लगता था, कैसी संवेदनाएं आपके मन में आती थी? देखिए, मैं बहुत छोटा था जब वहां से आ गए थे। जी पिताजी ने बताया कि कैसी कैसी कंडीशनें हो गई थी। जी जी अब कानपुर जाते थे तो जैसे फौज वालों को ना एक बड़ा होता है कि जैसे दूसरे शहर गए तो वहाँ एडजस्टमेंट कैसे होगी। जी। लेकिन मुझे कानपुर ऐसा शहर रहा जहाँ मुझे लगता नहीं कि हमें कभी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी। पता नहीं क्यों, शायद मेरा बस वहाँ हुआ है इसलिए जी वहाँ जी जी एडजस्टमेंट जी करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा जी लग रहा है दूसरा घर है। ठीक है, वहाँ रहे, अच्छा लगा। कानपुर कानपुर बहुत बढ़िया शहर है। जी कानपुर बहुत अच्छा शहर है। और मैं अभी जैसे मोहाली में मेरा घर है, तो मोहाली में रहते हैं, वहाँ से पढ़ाई करी। हाँ, जैसे हम लोग चंडीगढ़ से पढ़े हैं, तो कभी हम, मेरी भाषा में आपको पंजाबी, मुझे पंजाबी आती है, लेकिन मेरी भाषा में आपको, हिंदी में आपको पंजाबी का एक्सेंट नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर पंजाबी बोलूंगा तो उसमें हिंदी का एक्सेंट नहीं आएगा। जी जी ठीक है, तो कानपुर जो आप बोल रहे हो ना कि जन्म भी वहीं हुआ और उसके बाद जो मेरा रिटायरमेंट हुआ वो भी वहीं हुआ, जी तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि जहाँ मैं पैदा हुआ वहीं से रिटायर हो रहा हूँ। जी तो अच्छा लगता है कि हाँ, हम वहाँ गए हैं, वहाँ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। वहाँ जी तो जी मतलब अपने घर जैसे, अपने घर से ही रिटायर हुए हैं हम। जी। पिताजी की यादों को लेकर कभी लोहिया मिल की तरफ, लोहिया ट्रेड कंपनी की तरफ जाना हुआ?
नहीं, इतना इतना हिम्मत तो कभी जुटा नहीं पाए। जी 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 नहीं जुटा पाए, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं जुटा पाए। फिर जी उसका जी एक जी रीजन ये भी है, मेरे पिताजी मुझे एक कहानी बताते थे, कहानी क्या किस्सा बताते थे। जी कभी आपने 84 के दंगों में सुना होगा कि एक सरदार जी के गले में जलता हुआ टायर डाल दिया था। जी जी जी। तो वो मेरे पिताजी के परम मित्र थे। ओके 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 ओके। हाँ, तो उनकी कहानी उन्होंने बताई थी। तो ये सब चीजें सुन के थोड़ा सा अंदर से डर लगता है। तो लोहिया जी थ्रेड जी मिल जी की तरफ तो कभी हम लोग गए नहीं। अभी वैसे भी लोहिया थ्रेड मिल बंद हो गई है, जी 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 जी। लेकिन कभी भी उस राह जाने की हिम्मत नहीं पड़ी कभी भी। बातों में जैसे पता चला मुझे कि आपको पढ़ने का और पढ़ाने का काफी शौक रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि पढ़ाई करना सिर्फ आपके लिए कैरियर बनाने का साधन था या फिर खुद को जिंदा रखने का जरिया भी है? देखिए सुषमा भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। जी तो जब मैं कॉलेज जाता था तो मुझे मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो मैथ्स है। तो कॉलेज जी जाता था तो मैथ्स की मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। जी। ठीक है, उससे मेरा कॉलेज मतलब कभी मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं बोला कि यार तुम कमाओ तो हमारा भी थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा, कुछ कभी नहीं, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। जो भी है वो खुद लेते थे। वो बोला कि अगर लगता है तो करो, नहीं रहने दो। तो मैं कॉलेज टाइम पे पढ़ाता था, मुझे अच्छा लगता था। तो दो चार जो पैसे आते थे मेरे, मतलब पिताजी ने कभी नहीं बोला कि हमें दे दो या ऐसे, कुछ नहीं। जी तो वो पैसे मैं और मेरा भाई खर्च करते थे। ठीक है, तो हाँ, पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, और पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जी। पढ़ने से क्या है कि हम, मैं ये मानता हूँ कि सीखना कभी जिंदगी के अंत तक जो है बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपके बिल्कुल मरते बिल्कुल। दम तक आप हर चीज से सीख सकते हैं, हर चीज से। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं आप उनसे सीखिए। ठीक है? आपके जीवन में जो प्रतियोगिताएं आई हैं आप उनसे सीखिए। आपके जीवन में जो आपने खोया है उनसे सीखिए, आपने जो पाया है उनसे हर चीज से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल सीखना कभी जिंदगी के लास्ट तक बंद नहीं होना चाहिए। तो मेरा हिसाब से ये है कि जो पढ़ना है वो आपको आगे सिखाता है, बिल्कुल और कुछ नहीं है। हाँ, उसी वो सिखाना है। आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे तो आप दुनियादारी के हिसाब से साथ में चलते भी रहेंगे। अगर आप पुराने हिसाब से सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बिल्कुल वहीं के वहीं बिल्कुल लटके रह जाएंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि लोग जो होते हैं पुराने लोग दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया है। समाज के साथ चलना उन्होंने छोड़ दिया है। और समाज के साथ चलने का एक ही बड़ा मतलब कारक है कि आपको समय के साथ, वहाँ उस समय के साहित्य के साथ, उस समय के ज्ञान के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। तो वायुसेना में सेवा करते हुए सबसे कठिन अनुभव कौन सा रहा? कभी ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा? कठिन अनुभव, कठिन तो हर राह कठिन रहती है, और जी अगर जी सोचा जाए तो हर राह आसान है। जी कठिन अनुभव मेरा इससे पहले 2012 में कानपुर में ही एक यूनिट है, जो जी आपको पता है, जी वहाँ पोस्टिंग हुआ। तो वहाँ पे क्या है कि आपको फैमिली वहीं रखनी है और जगह जगह घूमना है। वो सबसे मुझे थोड़ा सा कठिन लगा, जी जी क्योंकि जी मेरे जी 2012 में शादी हुई थी। अब परिवार को एक बार लेके आओ और उसके बाद एक ही जगह बैठा दो और आप कहीं और घूम रहे हो, तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो जाती थी उसमें। जी बिल्कुल। क्योंकि नए नए का, क्योंकि नया परिवार बसाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो जी सबसे कठिन, लेकिन उसमें भी मैं शुक्रिया करूंगा अपनी वाइफ का, जिन्होंने जी जी फुल जी सपोर्ट किया। जी पहली बार ही आई थी, जी जी। उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। उस कठिन राह को भी उन्होंने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए। ऐसा तो मुझे लगा नहीं कभी कि वायुसेना में को मैंने कोई कठिन दौर काटा है। कठिन दौर जी कुछ जी नहीं है, अगर आपके सीखने की क्षमता है तो हर राह आसान है आपके लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने 20 वर्षों तक वायुसेना में नौकरी की, फिर जी। बैंक की नौकरी। क्या आपको जी, कभी नहीं लगता कि आपने अपने आईटी के सपने को खो दिया है? नहीं खोया तो नहीं। जी मैंने थोड़ा सा डिले किया था। जैसे जी जब मेरे पिताजी एक्सपायर किया था तो मैंने अपना थोड़ा सा सपना जो आईटी का आगे पढ़ाई का, वो उसको थोड़ा सा डिले किया। जी कि मुझे पहले थोड़ा सा देखना है, घर का खर्चा देखना है, कैसे चलना है कैसे नहीं। और उसके बाद आईटी की पढ़ाई भी करी। फिर जी उसके बाद उसको आगे प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा फुल टाइम
चाहिए था दिन भर, जी लेकिन दिन भर सेना से हटके नहीं जा सकते हैं। जो चीज हमारे अंदर बस चुकी है, जो सेना, जो अनुशासन हमारे अंदर बस चुका है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। जी और आज की डेट में जैसे अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पे मैंने छोड़ा था और वहां अगर मैं वहीं से शुरू करूँ तो मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा, मुझे बहुत साल लगेंगे आज के दौर में पहुंचने में। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा कहीं सपना खोया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा छोटा रह गया। तो उसको, उस सपने को मैं खुद पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों के थ्रू पूरा करवा दूंगा उसको। अगर कोई बंधन ना हो हाँ जी। तो आप बैंक चुनेंगे कि आईटी? देखो, अगर बंधन ना हो तो, जी अगर आज की डेट में पूछोगे तो जी बैंक या आईटी में से पूछ रहे हैं आप ना? जी जी। बैंक या आईटी में से मुझे लगता है कि आईटी चुनूंगा फिर मैं। आईटी चुनूंगा, जाहिर सी बात है कि हमारी हॉबीज जो होती हाँ है, हम अपने हाँ, सपनों को कभी बिल्कुल छोड़ नहीं बिल्कुल। पाते। जी 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 हाँ जी। जी। आपके पिता के संघर्ष और उनके अधूरे सपने, जाहिर सी बात है कि कई सारे सपने थे पिताजी के। कभी ऐसा लगता है कि आप उन सपनों का कुछ हिस्सा भी पूरा कर पाए हैं? देखिए, मेरे पिताजी बहुत ही सिंपल थे। उन्होंने जी कभी कोई चीज हमारे ऊपर थोपी नहीं जी कि आप ये हैं। और जी मैं महज 23 साल का था जब मेरे पिताजी चले गए। जी तो सेना में उस टाइम मुझे लगता है 2 साल ही हुए थे। तो जी मेरे पिताजी कभी मुझे व्याख्यान कर ही नहीं पाए जी कि मेरा सपना क्या है। जी वो मेहनत ही करते रहे सारी जिंदगी। वो जी जी कभी जी जी। मुझे ये व्याख्यान नहीं कर पाया कि बेटा मेरा ये सपना है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। वो घर की बिल्कुल। जिम्मेदारी में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। जी और जी दूसरी रही बात, कभी माता जी से बात होती है तो माता जी बोलते हैं कि पापा ने कभी नहीं चाहा कि आप ये बनो या आप वो बनो। जी। पापा बस यही चाहते थे कि आप हमसे बेहतर बनो। बिल्कुल 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 उनका ये, तो हम वही आज भी उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हम बेहतर कैसे बनते जाएं। और बिल्कुल। आज बन रहे हैं धीरे धीरे। मेरा भाई आज की डेट में बेंगलोर में है। जी वो एक टेनेको कंपनी में सीनियर मैनेजर जी है। जी 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 मैं सेना में कार्यरत था। सेना से जी रिटायर होकर अभी मैं एसडीएम में हूँ। तो हम जी जी। अच्छे लगे हुए हैं, हम लग रहा है कि हमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सपना है जो उनका अधूरा रह गया है। जी 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 जी। बहुत सारी बातें रहीं। एक तो मध्यम वर्ग परिवार का होने के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी कहीं ना कहीं कमजोर सी रही। फिर पिता के असमय जाने से कई सारी जिम्मेदारियां आई। ऐसा क्या रहा जो आपको प्रेरित करता रहा कि आप आगे बढ़ते रहें? देखिए, सबसे पहले तो प्रेरणा के लिए परिवार होता है, लेकिन मैं जी खास मेंशन करूंगा, जी मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरा छोटा भाई है ना, वो बहुत ज्यादा जी समझदार है मेरे जिंदगी में। तो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत वही रहा हमेशा से, मेरे पिताजी के बाद वो रहा। हम्म रीजन भी क्या हम्म है कि हम जैसे बोलते हैं कि यार कैसे करें वैसे करें, मेरा भाई कभी कंप्लेंट नहीं करता इस चीज की कि नहीं वो वगैरह, अच्छा मुझे ये करना है तो चुपचाप करता रहे। उसने कभी किसी चीज के लिए कंप्लेंट नहीं की। जी वो बोलता है कि नहीं, कंप्लेनिंग उसका नेचर ही नहीं है। तो वो कभी ऐसा नहीं है कि थक के हार गया हो या कुछ हो। जी नहीं, वो अगर मैं भी कभी हताश होता हूँ तो मुझे बोलता, बोला क्या हो गया? मैंने बोला ये, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम पिताजी चले गए तो मुझे लगा कि जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, लेकिन बोझ क्या होता है हमें पता ही नहीं चला। जी मैं थे, मम्मी थे, मेरा भाई था। हम लोगों ने हंस हंस के काट के सब आराम से कर लिया। हम, जो चीज चली गई है हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, नहीं ला लेकिन सकते आगे जी। की जिंदगी, जो आगे की जिंदगी है हमने मिलके काटी है और हंस के काटी है। और यही हमारे पिताजी चाहते थे कि आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए, आप खुश रहने चाहिए। चाहे बिल्कुल। कम में रहिए चाहे ज्यादा में रहिए, खुश रहने चाहिए। हम रहते क्या हैं, बात। बिल्कुल खुश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एयरफोर्स में की नौकरी और अब बैंक में नौकरी, दोनों में क्या अंतर लगता है आपको? दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मैं सही जी बता रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। जी देखिए, जो सेना है, नॉट इवन एयरफोर्स, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, कोई ट्राई सर्विसेज है, इवन सीआरपीएफ, बीएसएफ जो है ना, इन नौकरी में ना एक डिसिप्लिन तो मेन चीज होती है। इसके अलावा एक चीज होती है ब्रदरहुड, जी भाईचारा, बहुत ज्यादा।
बहुत बड़ी चीज है। आपको बगल वाले पे विश्वास, बहुत बड़ी चीज है, बहुत जी बगल जी। वाले पे विश्वास रहता है। वो किस प्रांत से आता है, किस जात से आता है, किस जी कास्ट से आता है, हमने कभी पूछा ही नहीं। बिल्कुल। कभी कभी 20 साल में कभी किसी से नहीं पूछा। अभी मैं बैंक में गया तो बैंक में आपको इंडिविजुअल टेबल दे दिया गया है। इंडिविजुअल टेबल की आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप अपना काम किसी को जाके नहीं दे सकते हैं। ठीक है। और उसमें ब्रदरहुड वाली थोड़ी सी फीलिंग कम है जी बैंक में, मैं ये बताऊं। जी लेकिन हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सबको अपना इंडिविजुअल, सबको मतलब को, अगर मेरे लिए ब्रदरहुड वाली है, किसी के लिए भी नहीं है। जी कोई अपना काम किसी दूसरे को देके नहीं आता, सब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं बैंक की नौकरी। जी। लेकिन जो मजा फौज की नौकरी में है वो बैंक की नौकरी में नहीं है। कहीं नहीं है। मैं सही वो लोग बताऊं। कहते हैं कि फौज में मौज है। जी जी हाँ। जी अरे सही में मौज है, मतलब मैं बता जी रहा हूँ, सही में मौज है। जी जो जी फौज में काटा उसको पता मौज है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम, आप कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों में से हैं जो हमें सौभाग्य मिला हाँ, कि हमने देश की सेवा की, वायुसेना में रह के। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल कहूँ कि जैसे मेरा आईटी में रुझान था ज्यादा, जी और मैं कभी आईटी में नहीं जा पाया। तो जी मुझे लगता है कि भगवान ने जो किया सही किया। जी जो मैं फौज में मौज की काटा हूं ना, जो फौज में मौज मतलब इस तरह से नहीं कि मैंने फ्री की नौकरी काटी, वैसे जी मौज जी नहीं, जी जी लेकिन जी। जो सीखा है और जो मेहनत करी है, उसमें जो मजा आता है वो कहीं नहीं है। एक आत्मसंतुष्टि की भावना होती है, देशभक्ति के बिल्कुल जज्बे बिल्कुल, के बहुत। साथ सेवा करने हाँ की जी, जो बात ये तो आती है, उसका एक अलग ही आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल आज के बिल्कुल। जो युवा बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपके जैसे युवा, हमारे जैसे युवा जो कि फौज छोड़ के बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए आपके हम्म। क्या मूल मंत्र होंगे? देखिए, मूल मंत्र यही है कि सबसे पहली चीज तो मेहनत है। जी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और दूसरा है जी टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे बड़े मूल मंत्र है। जी ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि आप किसी चीज को नकारिए मत। जी अगर जैसे आप किसी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कि अरे नहीं हो पाएगा। तो जी जब जी आप खुद ही अपने आप में हताश हो जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना पड़ेगा कि नहीं, अगर हमसे पहले 4 आदमी या 40 आदमी करके गए हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल। कोई आदमी किसी से कोई कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे, दिल से जी मेहनत करेंगे और अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखेंगे, तो आप उन 40 से भी आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। जी। कितने दिन पहले तैयारी शुरू कर दें? मेरे हिसाब से आपके ऊपर है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं जी तो आप 1 साल से पहले तैयारी शुरू कर दें। अगर आपके ओके। बेसिक नहीं क्लियर है तो आपको 2 साल लगाना पड़ेगा। जी 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 क्योंकि मैं अपने हिसाब से बताऊं कि जब कोई लड़का सेना की नौकरी कर रहा है और 20 साल नौकरी कर लेता है, तो उसके बाद उम्र उसकी तकरीबन 40 के आसपास हो जाती है, जी 38-40 के आसपास। जी 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 तो कुछ एज का भी फैक्टर रहता है। जी हम इतनी चीजें थोड़ा सा नहीं याद कर पाते हैं, हर चीज। जी क्योंकि सेना का भी है, वहां भी देखना है। आपका जो सेना के कार्यरत चल रहे हैं वो भी देखना है। और उसके बाद आप ये सब चीजें याद करोगे तो नहीं याद कर पाओगे। तो बिल्कुल। इसीलिए ज्यादा पहले से तैयारी करने वाले, जैसे जो कई लोग, मैंने 5-5 साल देखा, 5 साल पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, 6 साल जी 10 साल पहले तैयारी शुरू कर देते जी हैं कि जी मुझे 10 साल बाद जाना है, 5 साल बाद जाना है। नहीं, मुझे लगता है 2 साल जो है, अगर आप मन लगा के करें, मतलब मोर देन इनफ है 2 साल आपके लिए। 2 साल में तो आप मतलब हर एग्जाम क्रैक कर लोगे। नॉट इवन बैंक, बिल्कुल। आपका इंश्योरेंस का होगा, आपका एसएससी का होगा, सारे एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। सारे एग्जाम क्लियर कर इवन सकते जो हैं। लोग पीसीएस का एग्जाम देते हैं, मैंने कईयों को जी देखा है, लोग जी पढ़ते हैं तो पीसीएस का एग्जाम भी लोगों ने क्लियर किया है। बिल्कुल। तो बस वो डेडिकेशन चाहिए कि हाँ, पढ़ाई समय आपका डाइवर्जन नहीं होना चाहिए कि ठीक है आधा घंटा पढ़ाई कर लिया, 2 घंटे कहीं घूम लिए, नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। संकल्प तो के ये साथ सब की गई मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। नहीं, बिल्कुल 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 सही बात बोली। देखिए, आपका नाम सुस्मित है, मेरा नाम सुमित है। आप थोड़े से ज्यादा ही हैं मुझसे। ठीक है, तो आपके जैसे शब्दों का उच्चारण मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक जी जी है। जी। आखिरी बात, समाज से, जी। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे?
देखिए आज की डेट में ना मुझे लगता है कि डेविएशन ज्यादा है। जी लोग जो है ना स्थिर नहीं है, जी स्थिरता नहीं। अभी कोविड के बाद जैसे आपने देखा, कोविड में सबसे ज्यादा यूज हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जी। अगर आपको पता ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन स्टडीज हुई, ऑनलाइन, क्लासेस चली। हाँ जी जी बिल्कुल ऑनलाइन, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा चला। और बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस वगैरह भी आई हैं अपने इंडिया में जो लोगों को दूसरी तरफ, जैसे टिकटॉक वगैरह हैं, तो जी लोग दूसरी तरफ भी चले गए। जी ठीक जी। है। आज की डेट में स्थिरता नहीं है लोगों में। लोग जो, हम बोलते थे ना कि पेशेंस के साथ जो लोग काम करते हैं, वो आज की डेट में पेशेंस नहीं है। बिल्कुल। आज की डेट में, आज का जो युवा है, मैंने एक चीज में पढ़ा है कि उनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। जी जी वो चाहिए कि भाई मैंने आज काम शुरू किया है, तो मुझे कल से ही मुनाफा आना शुरू हो जाए। आप किसी भी बड़े लोग जो रहते हैं, अंबानी हो, अडानी हो, अमिताभ बच्चन है, अब्दुल कलाम है, ठीक है, आप किसी भी महानायक या राजनेता या किसी भी महान आदमी का अगर आप पढ़ेंगे, उनके बारे में जी पढ़ेंगे, वो जी भी जी। धीरे धीरे ही सक्सेस, कभी एक एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल लेकिन आजकल के युवाओं में ये इस चीज की कमी है। बिल्कुल। वो जो डेडिकेशन चाहिए और वो जो उनको पेशेंस लेवल चाहिए ना, अगर वो उनके पास हो जाए, जिसके पास होगा ना, वो कामयाब हो जाएगा। कामयाब हो जाएगा। तो बाकी सब इधर उधर घूमते रहेंगे। मैंने ये देखा है, ये चीज मैंने नोट जी करी है। जी 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 तो मुझे लगता है कि आप अपने अंदर उस स्थिरता को लाइए। हर चीज के लिए एक समय होता है, उसको समय दीजिए। जी। फिर देखिए आप क्या कमाल करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि कारज धीरे होत है काहे होत धीर, और बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो जरूरत है कि आप अपने जज्बे को बनाए रखें और धीरता के साथ बिल्कुल अपनी तैयारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, लेकिन वही है, बूंद बूंद से तो समुंदर भी भर जाता है, घड़ा पे जी क्या जी समुंदर भर जाएगा। जी लेकिन जी वही है कि बूंद गिरने का, भरने का इंतजार नहीं ना कर रहे लोग। लोग जी जी। सोचते हैं कि आज ही सारा समुंदर एक साथ निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज़ है। सुमित जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से, बिजी शेड्यूल से इतना सारा समय निकाला। जाहिर सी बात है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, अपने अपने काम होते हैं, फिर भी आपने अपना समय दिया। और सबसे अहम बात की जो आपने जिंदगी के हर पहलू को हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने खोल कर रखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि ये घड़ी और बढ़ जाए कि मैं आपसे कुछ बातें कर पाऊँ, लेकिन समय की पाबंदी है। फिर कभी आपको हम बुलाएंगे, और आपसे वादा चाहता हूँ कि आप, जब हम आपको बुलाएंगे तो हमारे स्टूडियो में आएंगे। और इसी के साथ मैं आपको विदा करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सचिन भाई, धन्यवाद आपका। थैंक यू।